सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम से हैं और सर आजकल हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो काफ़ी कम है। तो सर आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट और कैसे उसे दूर कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं कि अब कोई डिफरेंस रह गया है। जी। जो आपका यूपीपीसीएस है वो फॉलो कर रहा है 100% ट्रेंड जो यूपीएससी चल रहा है। जी। थोड़ा सा आपका डिफरेंट। तो सर आपका तो सिलेक्शन हो गया। सर हमें ये जानना है कि जो आपके फ्रेंड थे क्या उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आप इंटरव्यू दे के आते हो फिर अगला आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जी। और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं जो ऑलरेडी पीसीएस में एसडीएम हैं या डीएसपी हैं, वो अगली बार यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है। तो प्रीलिम्स आपका श्योरिटी नहीं रहता है कि हर बार आपका निकलेगा ही। देखिए रैंक तो मैटर नहीं करती है, पहला होता है कि लिस्ट में नाम आना, कैसे भी नाम आ जाए, कोई भी रैंक आ जाए, बस आ जाए। अब रैंक सर ज़्यादातर बच्चे जब होते हैं जब वो तैयारी करने आते हैं या फिर तैयारी के दौरान भी सर एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। तो सर क्या सभी एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी है या फिर कुछ एनसीईआरटी को ही पढ़ना है? अगर सर कुछ एनसीईआरटी को पढ़ना है सर प्लीज़ आप हमें सजेस्ट करें। इंटरव्यू का देखिए थोड़ा हवा बना के रखा है मीडिया ने कि इंटरव्यू में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इंटरव्यू बहुत नॉर्मल होता है, जैसे आप हम बात कर रहे हैं एकदम नॉर्मली, 2 पर्सन बात कर रहे हैं, ऐसे ही वो 4 या 5 का पैनल होता है। डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोग होते हैं, काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल लोग होते हैं, अपनी फील्ड के मास्टर्स होते हैं और वो आपको जज करते हैं आपके पर्सनालिटी की बेसिस पे। जैसे एक क्वेश्चन था मुझे याद है, तो एक पैनल मेंबर ने मुझसे कहा कि मुझे लगता है करप्शन बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, करप्शन अगर नहीं सोसाइटी चल नहीं पाएगी, तो इस बात को मुझे कन्विंस करिए। तो ये तो बहुत वियर्ड सा क्वेश्चन है, आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस खराब बात है करप्शन। तो आई वाज लाइक कि नहीं सर करप्शन तो खराब चीज़ है सोसाइटी के लिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं, ही वाज लाइक नहीं कन्विंस मी करप्शन अच्छा है, गिव मी 10 पॉइंट्स एटलीस्ट। मैंने कहा सर नहीं, तो उस पर काफ़ी उन्होंने मुझे ग्रिल किया। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्जाम चाहे जो भी हो उसे क्वालिफाई करना काफ़ी हार्ड होता है, परंतु जब बात सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आती है तो हम सबके मन में काफ़ी डर सा बैठ जाता है। हम सबको लगता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना काफ़ी टफ है और कभी-कभी हमें लगता है कि हम इसे क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर आपके पास एक सही गाइडेंस है तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और ऐसे ही एक गाइडेंस के लिए हमारे साथ है मनोज सर, जो कि आज हमें गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि सर ने खुद 2 बार यूपी पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई किया है और 2023 में सर ने 5th रैंक से क्वालिफाई किया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सर के साथ सर की जर्नी को जानेंगे, हम सर के साथ सर की स्ट्रेटजी को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और हम सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम सबके मार्गदर्शन के लिए आप आगे आए। सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपके साथ यही है कि सर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रही, सर आप हमें बताएं। तो जो आपके दर्शक हैं मैं उनको अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम मनोज कुमार भारती है और मैं डिस्ट्रिक्ट बहराइच से आता हूं। और अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक पूरी एक शुद्ध हिंदी माध्यम स्कूल में बहराइच से हुई है। और उसके बाद मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से अजय कुमार गर्ग गाजियाबाद से। और उसके बाद मैं लगभग 3.5 या 4 साल तैयारी की दिल्ली में और उसके बाद मैं आज आपके सामने हूँ। जी सर। सर अभी आपने सर हम जब आपके ऊपर देख रहे थे तो सर हमने देखा कि आपने बीटेक किया हुआ है और सर देखने को ये भी मिलता है कि जो एस्पिरेंट बीटेक कंप्लीट करते हैं उनका ज़्यादा सिलेक्शन होता है। तो सर आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीजन है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि बीटेक वाले बच्चे निकालते हैं। उसमें अच्छी बात ये रहती है कि जैसे आप बीटेक कर रहे हो या कोई अदर आप हायर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो उसमें काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है। आपको दिन में भी करना है काम, रात में करना है, बहुत सारे फेस्ट होते रहते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें आपको असाइनमेंट भी करना होता है, आपको अपने कॉलेज का काम भी करना होता है। तो डेली हेक्टिक शेड्यूल में रहने की आदत पड़ जाती है आपको। तो जब आप 3-4 साल उसी काम को करते हो, लगातार स्ट्रेस झेलते हो,
तो 3-4 साल में आप हैबिचुअल हो जाते हो किसी भी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसी कारण से जो बीटेक के बच्चे होते हैं या फिर अदर टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जी वो बेटर परफॉर्म करते हैं सिविल सर्विसेज में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जी सर। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम से हैं और सर आजकल हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो काफ़ी कम है। तो सर आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट और कैसे उसे दूर कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है, जी लेकिन मैंने जो एग्जाम दिए हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं। जी सर। तो मुझे आप कह सकते हैं एज अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। जी सर। मुझे दोनों का थोड़ा थोड़ा टच है मेरे अंदर। जी तो जहां तक मुझे हिंदी मीडियम का सवाल लगता है कि पहले समस्या ये आती थी कि आपको हिंदी मीडियम में उतने अच्छे क्वालिटी रिसोर्सेज नहीं मिल पाते थे, रिसोर्सेज की कमी थी। जो स्टैंडर्ड बुक्स लिखी जाती हैं, जी। चाहे वो फॉरेन ऑथर द्वारा लिखी जाए या किसी इंडियन राइटर द्वारा लिखी जाए, तो मोस्टली इंग्लिश में होती थी। लेकिन जैसे कि ग्लोबलाइजेशन आ चुका है या आईटी रेवोल्यूशन आ चुका है, तो हर बुक आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, हर बुक का आपको ट्रांसलेशन अवेलेबल है। तो ऐसा लगता नहीं है कोई हिंदी या इंग्लिश का कोई बैरियर आपस में रह गया है। जी ये कुछ साल पहले तक था, लेकिन फिलहाल मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। जी सर। तो लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेटजी अच्छी रखोगे और अपने मन में डर नहीं बिठाओगे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या मैं किसी लोकल टाउन से हूँ, तो आप कर सकते हो। ये बैरियर काफी पहले था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये बैरियर रह गया है। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर आप सबके मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या कि इस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ा जाए, कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी होगी। तो आपके इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करते हुए ओसवाल बुक लेकर आया है इंडियन इकोनॉमी की ये बुक। इसके राइटर हैं फेमस टीचर प्रतीक गुप्ता सर। इनके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि सर ने बड़े बड़े यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी हुआ है और सर ने काफी सारे सिलेक्शंस भी कराए हैं। पहले तो मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात कि ये बुक मेनली 2025 के लिए रहने वाली है। इसका मतलब है कि ये बुक 100% अपडेटेड है। इस बुक के अंदर आपको जो भी कंटेंट देखने को मिलता है वो एक फ्लो में मिलता है। फ्लो का क्या मतलब हुआ कि बेसिक से लेके एडवांस तक आपको देखने को मिलेगा और जो चीजें आपको पहले जाननी चाहिए उसको आपको पहले बताया गया है, उसके बाद उससे रिलेटेड और चीजों को समझाया गया है। इसी बुक के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रहने वाले हैं। साथ साथ आपको मॉडल्स आंसर भी इसी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मात्र इतना ही नहीं, आपको इस बुक के अंदर जगह जगह पे ग्राफ्स देखने को मिलते हैं, टेबल्स देखने को मिलती हैं, मैप्स देखने को मिलते हैं, फ्लोचार्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि बहुत सी अच्छी चीजें जो हैं इस बुक के अंदर दे दी गई हैं। अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो आप इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आप इंडियन इकोनॉमी में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसका मैं बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। सर हम आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें आपने बताया कि जब आपने बीटेक कंप्लीट किया तो उसके जस्ट बाद आपका एक फ्रेंड था दिल्ली के अंदर, आप उसके पास चले गए और उन्होंने आपको गाइड किया कि किस तरीके से आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। तो सर आपका तो सिलेक्शन हो गया। सर हमें ये जानना है कि जो आपके फ्रेंड थे क्या उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मेरा एक बचपन का दोस्त था, जी तो डीयू से बीएससी कर रहा था वो। जी सर। तो मुझसे पहले से तैयारी कर रहा था 1 साल, क्योंकि बीटेक 4 साल का होता है, जी बीएससी 3 साल की होती है। तो 1 साल पहले मुझसे दिल्ली पहुंच गया था। तो बीटेक के 3rd ईयर तक मैंने क्लियर डिसाइड कि मुझे गेट में या टेक्निकल बैकग्राउंड में नहीं जाना है। जी तो मैं इतनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैं पहले एसएससी करने वाला था, तो मैं जी एसएससी की तैयारी पूरी कर ली थी 1 साल, अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया था, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा ली थी, जी मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। लेकिन 2018 के लास्ट के आसपास एसएससी का एग्जाम शायद हुआ ही नहीं था, जी कुछ जो दिक्कतें रही हूँ। तो फिर मैंने कहा अब एसएससी नहीं देंगे, अब कुछ अच्छा और करते हैं। तो जी फिर मैंने यूपीएससी और पीसीएस की ओर ध्यान दिया, क्योंकि मेरा फ्रेंड ऑलरेडी दिल्ली में था, तो जी मैं उसी के फ्लैट पर चला गया डायरेक्ट, और उसी से मिल के समझ के थोड़ा सा कोर्सों को समझ के क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे पढ़ना चाहिए, इन चीज़ों को जान के फिर मैंने उसी की सहायता से क्लियर कर लिया। जी सर। दुर्भाग्यवश उसका नहीं हुआ, जी वो अच्छी जगह है, लेकिन वो सिविल सर्विसेज में उसका नहीं हुआ, लेकिन मेरा हो गया। जी सर। सर जैसा कि आपने यूपीएससी एग्जाम भी दिया हुआ है और चूंकि आप इंटरव्यू राउंड तक भी पहुंचे हुए हैं और उसके बाद आपने यूपी पीसीएस एग्जाम दिया और आपने उसे कई बार क्वालिफाई भी किया और अच्छे रैंक से भी क्वालिफाई किया है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने दोनों एग्जाम दिया हुआ है इसलिए आपको इसके बारे में बेटर आइडिया होगा कि सर यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के सिलेबस के बीच में क्या सिमिलरिटी है और सर कैसे उसे एक एस्पिरेंट जो कि दोनों चीज की तैयारी कर रहा है वो कैसे क्वालिफाई कर सकता है? टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता नहीं कि अब कोई डिफरेंस रह गया है। जी जो आपका यूपी पीसीएस है वो फॉलो कर रहा है 100% ट्रेंड जो यूपीएससी चल रहा है।
जी थोड़ा सा आपका डिफरेंट प्रीलिम्स में आता है, जी क्योंकि यूपी वाले जो एग्जाम है वो फोकस करते हैं थोड़ा सा यूपी का टच डालने का, यानी कि जो यूपी का लोकल न्यूज़ है, लोकल करंट अफेयर है, या आपका जो स्टैटिक या करंट अफेयर है, उन सबको एक्स्ट्रा डालते हैं। जी बाकी इस 20% एरिया का अगर छोड़ दिया जाए तो 80% आपका कोर्स सेम टू सेम है एकदम। तो अगर कोई बच्चा दोनों को एक साथ तैयारी कर रहा है और साथ में यूपी को लेकर भी चल रहा है, तो मुझे लगता है दोनों की तैयारी एक साथ कर सकता है। जी सर क्योंकि अब जैसे कि आप देख सकते हैं पीसीएस में ऑप्शनल को हटा दिया गया है, जी 1 साल हुआ हटाए हुए, और यूपीएससी में अभी भी है। बस एक वो ऑप्शनल का डिफरेंस बचता है और आपका प्रीलिम्स में यूपी के पार्ट का डिफरेंस बचता है। बाकी आपके नंबर ऑफ पेपर्स भी सेम है, जी आपका कोर्स भी सेम है, और आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो वर्ड बाय वर्ड मैच होते हैं आपस जी में। ऐसा कोई विशेष डिफरेंस नहीं है उसमें। जी सर सर, चूंकि आपने यूपीपीएससी एग्जाम अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया, आपका 5th रैंक आया हुआ था, तो सर हम आपसे आपकी स्ट्रेटजी को जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, आपका क्या डेली रूटीन होता था। सर अगर आप बताना चाहें तो प्लीज। देखिए, रैंक तो मैटर नहीं करती है, पहला जी होता है कि लिस्ट में नाम आना, कैसे भी नाम आ जाए, कोई भी जी रैंक आ जाए, बस आ जाए। अब रैंक वो 5th आई या जो भी आई, आ गई, वो तो अच्छी बात है, जी सर बाय गॉड ग्रेस या अपनी मेहनत है। जैसे जी आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेटजी यही रहती है कि डेली कम से कम 8 घंटा पढ़ना रहता है, जी सर और जो आपका फिक्स शेड्यूल है जी उसको फॉलो करना रहता है। जैसे कि आपको करंट अफेयर करना है डेली, स्टैटिक भी करना है, या आप जिस एग्जाम के जिस पार्ट पे हो, या आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, जी या आप प्रीलिम्स निकल गया मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आंसर राइटिंग कर रहे होगे, या अगर आपका मेंस निकल गया तो आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले होगे, जी तो उसकी तैयारी कर रहे होगे। तो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, वो बहुत लंबी हो जाएगी अगर वन बाय वन डिफाइन करने लगूंगा मैं। जी सर लेकिन जिस स्टेज ऑफ द एग्जाम पे आप हैं, तो उसी के अनुसार तैयारी की जाती है अपना शेड्यूल बनाकर। जी सर सर, अभी आपने आंसर राइटिंग की बात की, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि सर आंसर राइटिंग कब करना है। सर प्रीलिम से पहले करना है कि सर जब प्रीलिम्स आपका हो जाता है उसके बाद करना है, सर उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड है, जो मुझे लगता है करना चाहिए, वो प्रीलिम्स से पहले ही करना चाहिए। जी ठीक है, जैसे कि आप तैयारी करते हो तो एटलीस्ट 2 साल लेके चलना ही चाहिए, कि एटलीस्ट 2 साल तुम्हें लग ही जाएंगे, 2 या 2.5 साल। जी सर तो प्रीलिम के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, वो 1 दिन 2 दिन में नहीं आती है। इट टेक्स मंथ्स टू बी परफेक्ट। तो आप धीरे धीरे चीजें सुधारते हो, तो एक लंबे समय तक जब आंसर राइटिंग आप कर लेते हो, जी तब आप इस केपेबल बन पाते हो कि आप टाइम में अपना आंसर कंप्लीट कर पाओ, क्वालिटी आंसर्स लिख पाओ, जो रिक्वायरमेंट्स हैं एग्जाम की जी उनको सर फुलफिल कर पाओ। तो अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप एक प्रॉपर टाइमलाइन लेके चल रहे हो कि मुझे 2 साल या 3 साल दे के तैयारी करनी है, जी तो सर प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी चाहिए, अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करना चाहिए। जी सर ऑन द अदर हैंड, जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास टाइम बहुत कम है, जी अगले 6-7 महीने में प्रीलिम्स है, जी तो सर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ऑप्शनल भी कवर करो, आंसर राइटिंग भी कवर करो, प्रीलिम्स की तैयारी भी करो। तो उस टाइम पे मेनली प्रीलिम्स फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे हार्ड पार्ट में लगता है एग्जाम का प्रीलिम्स होता है, जी क्योंकि लोगों का प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है। आप इंटरव्यू दे के आते हो, फिर अगला आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है, और जी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जी सर और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में देखे हैं जो ऑलरेडी पीसीएस में एसडीएम हैं या डीएसपी हैं, वो अगली बार यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है। जी सर तो प्रीलिम्स आपका श्योरिटी नहीं रहता है कि हर बार आपका निकलेगा ही। जी तो सबसे हार्ड पार्ट प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स से फोकस रख के उस अनुसार हमें तैयारी करनी चाहिए। जी सर सर, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, सर उस दिन आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड का क्या रिएक्शन था। मैं तो अलीगढ़ में था, जैसे मैंने बताया पोस्टेड था मैं, जी मेरे पास डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट अलीगढ़ था। जी तो मैं तो अलीगढ़ में था, मैं तो अपनी जॉब करके आराम से सो रहा था। जी तो सर शायद रिजल्ट रात को आया था 7-8 बजे के आसपास। जी तो मेरे एक दोस्त का कॉल आया था कि अरे एसडीएम साहब नमस्कार। जी तो ऐसे दोस्त आपस में मजाक करते नहीं कि चिढ़ाने के लिए बोल दे। जी जी तो मैंने बोला कि भाई क्यों मजाक कर रहे हो, ये ऐसा वैसा। तो कहा नहीं भाई, रिजल्ट आया है आपका, रैंक 5th है, आप देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। फिर देखने में आया तो फिर घर वालों को बताया। जी उसके सर बाद तो आप जानते हैं क्या होता है। जी सर, जब आपने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, सर आपने यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया, सर उस टाइम आपका इंटरव्यू से क्या एक्सपीरियंस रहा। इंटरव्यू का देखिए थोड़ा हवा बना के रखा है मीडिया जी ने, कि इंटरव्यू में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इंटरव्यू बहुत नॉर्मल होता है, जी सर जैसे आप हम बात कर रहे हैं एकदम नॉर्मली, जी 2 पर्सन बात कर रहे हैं, ऐसे ही वो 4 या 5 का पैनल होता है। जी डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोग होते हैं, काफ़ी जी अच्छे नॉलेजेबल लोग होते हैं, अपनी जी फील्ड के मास्टर्स होते हैं, और वो आपको जज करते हैं आपके पर्सनालिटी के बेसिस पे, जी क्योंकि सर आपकी नॉलेज टेस्ट होती है आपके मेंस में और प्रीलिम्स में हो चुकी होती है। जी सर तो ये सोचना कि अगर वो पूछें कुछ बता नहीं पाया, मैं कोई फैक्ट बता नहीं पाया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं, गलत बात है। वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ठीक है, आपका एंडोरेंस कितना, आप टूटते नहीं जल्दी।
वो आपको बातों में घुमाते हैं, फंसाते हैं, झूठी बातों में फंसाते हैं। जी, लेकिन आपका इंड्योरेंस कितना है, कितना आप सह लेते हो, आपका टॉलरेंस लेवल कितना, आप पेशेंस नहीं खोते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, ये चीजें चेक करते हैं वो। जी सर। और वियर्ड क्वेश्चन में कैसे अपने आप को आप काम रख पाते हो। जी, जैसे एक क्वेश्चन था मुझे याद है, तो एक पैनल मेंबर ने मुझसे कहा कि मुझे लगता है करप्शन बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए, करप्शन अगर नहीं सोसाइटी चल नहीं पाएगी, जी सर। तो इस बात को मुझे कन्विंस करिए। जी, तो ये तो बहुत वियर्ड सा क्वेश्चन है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जी, ऑब्वियस खराब बात है करप्शन। बिल्कुल तो सर। आई वाज लाइक नहीं सर, करप्शन तो खराब चीज है सोसाइटी के लिए, नहीं होनी चाहिए। जी, नहीं, ही वाज लाइक नहीं, कन्विंस मी, करप्शन अच्छा है, गिव मी जी, 10 पॉइंट्स एटलीस्ट। मैंने कहा सर नहीं, तो उस पे काफी उन्होंने मुझे ग्रिल किया। तो इस पे इंसान टेम्पर लूज कर सकता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा मैंने मेंटेन करने की कोशिश की। तो ऐसे ही उटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं वो। जी, एक क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था कि जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था यूपीएससी में, तो जी, उन्होंने कहा था कि हाउ विल यूज ज्योग्राफी इन द सोसाइटी, जी सर। सोसाइटी में आप ज्योग्राफी को कैसे यूज करेंगे जी, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। ठीक है, और आपकी स्ट्रीम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जी, तो उन्होंने कहा था मिक्सचर ऑफ ज्योग्राफी एंड योर ऑप्शन इंजीनियरिंग, जी सर। इसको कैसे आप मिक्स करोगे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। जी, मतलब वो आपको हर तरह से ग्रिल कर सकते हैं, जहां आपका दिमाग जा रहा है नहीं जा रहा है वो हर तरह से कर सकते हैं। जी सर। बस अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप कुछ भी लॉजिकल बोल सकते हैं, जी सर। इलॉजिकल फालतू बकवास नहीं करनी है, विद कॉन्फिडेंस बोलना है। वही आपको चेक करते हैं कि कॉन्फिडेंस कितना है। जी सर। सर, ज़्यादातर बच्चे जब होते हैं, जब वो तैयारी करने आते हैं या फिर तैयारी के दौरान भी सर एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। पर सर क्या सभी एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी है या फिर कुछ एनसीईआरटी को ही पढ़ना है? अगर सर कुछ एनसीईआरटी को पढ़ना है, तो सर प्लीज़ आप हमें सजेस्ट करें। नहीं, मार्केट में ये होता है कि क्लास 6 से लेकर 12 सारी एनसीईआरटी जितनी भी आ जाएं, जी, सारी पढ़नी होती हैं। तो ये बहुत रेयर है कि किसी को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सबकी बेसिक एजुकेशन आजकल ठीक ठाक हो रही है। जी सर। जब से ऑनलाइन रेवोल्यूशन आ चुका है, तो सभी के पास नॉलेज अवेलेबल है, पीडीएफ्स अवेलेबल हैं और बुक्स अवेलेबल हैं। जी, तो बेसिक नॉलेज सबके पास है। मुझे लगता है कि क्लास 11th या 12th की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। जी, अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई करने वाले बच्चे हो जी, और आप तैयारी करने की सोच रहे हो, आप बहुत बेकार नहीं रहे हो स्टडीज में, जी, तो 11th-12th की एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। क्लास 6 से लेकर 12th तक बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वो रिलेवेंट भी नहीं है। जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है। जी सर। सर, जब हमारा सिलेक्शन होता है यूपीपीसीएस के थ्रू बतौर एसडीएम, तो सर उस टाइम हमारा ट्रेनिंग कैसे होता है? सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो जैसे कि मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, तो जी, मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर क्या है पूरा। जी, प्रॉपर 1 साल की ट्रेनिंग होती है। जी, शुरुआत के 3 महीने हमें रखा जाता है उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि जी, उपाम में, अलीगंज जी, लखनऊ में। जी, वहाँ पे हमारी बेसिक चीजें क्लियर की जाती हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या है, आप कहाँ काम करने वाले हो, खेत को कैसे नापेंगे, जी, मतलब उसके बारे में बताया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इतने कम दिए जाते हैं, जी बस सर। आपको बस पढ़ाया जाता है, चीजों से रूबरू कराया जाता है। जी सर। तो 3 महीने की ट्रेनिंग आपकी लखनऊ में होती है। जी उसके सर। बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है जी सर। फील्ड ट्रेनिंग के लिए। तो 6 महीने आपको डिस्ट्रिक्ट में अटैच कर दिया जाता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि मुझे डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर मिला हुआ है, जी, इसमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट में अटैच हूँ मैं। जी सर। और उन 6 महीनों में आप डीएम के साथ रहते हो। डीएम जी, आपको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। जैसे डीएम ने मुझे एसडीएम न्यायिक बनाकर भेजा है, जी, तो मैं तहसील में एज एसडीएम न्यायिक काम कर रहा हूँ। जी सर। और किसी किसी को उनके जिलों में बीडीओ बनाया गया है, जी, किसी को ईओ नगर पालिका का चार्ज दिया गया है, जी सर। किसी को ईओ नगर पंचायत का चार्ज दिया गया है, जी सर। किसी को पीओ डूडा का चार्ज दिया गया है, जी, डीसी एनआरएलएम का चार्ज दिया गया है। जी तो सर। ये डिपेंड करता है आपके डीएम पे या आपके खुद के प्रयास पे कि आपको कौन सी पोस्ट मिल पा रही है, आप कितना फील्ड को एक्सप्लोर कर पा रहे हो। जी सर। मतलब ये आपका गोल्डन फेज होता है सीखने के लिए। जी सर। जो भी आपको पोस्ट मिली हुई है, इसके अलावा भी आप कई जगह जाते हो, जैसे कि आपकी एसपी मैडम या एसपी सर के साथ लगती है अटैचमेंट, जी, आपकी सीडीओ सर के साथ लगती है अटैचमेंट, जी सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होती हैं जज के साथ उनकी लगती है आपकी अटैचमेंट, जी सर। और डिफरेंट जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जी, पीडब्ल्यूडी, मतलब आपको हर चीज से रूबरू कराया जाता है। जी, जी, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होता है। वो आपके खुद की प्रयास पे, आपके डीएम कैसे हैं, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है, आप पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, इन सब के कंबाइंड इफेक्ट्स। आपको पोस्टिंग कहाँ मिल रही है, किस डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, किस जिले तहसील में मिल रही है, कौन सी जी, पोस्ट मिल रही है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जी तो सर। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल दूं, तो लगभग 2 महीने तक मैं डीएम सर के साथ था डिस्ट्रिक्ट जी, हेडक्वार्टर पे। उसके बाद मेरे डीएम सर ने मुझे तहसील में भेज दिया एज एसडीएम न्यायिक बना के। तो जी, फिलहाल मैं भी कोर्ट का काम देख रहा हूँ। बाकी ऐसे सीखने के लिए जो भी प्रॉपर एसडीएम के काम होते हैं, जैसे कि जन सुनवाई करना, जी, या अगर कहीं अवैध कब्जा हो रहा है उसको हटवाना, जी या सर। किसी रास्ते का विवाद हो, या भी जमीन का कोई विवाद हो, तो उसमें भी मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। जी सर। सर, एक सर कन्फ्यूजन होता है एस्पिरेंट को, क्योंकि जब हमारा यूपीपीसीएस में सिलेक्शन होता है, तो सर एक डिप्टी कलेक्टर रैंक होती है और सर एक ये आपने बताया एसडीएम रैंक होती है।
तो सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है? डिप्टी कलेक्टर एंड एसडीएम आपकी लगभग इक्विवेलेंट पोस्ट हैं। जी दोनों के कार्य के आधार पर दोनों के नाम डिफरेंट हैं। जी सर। जब आप एज अ क्या कहते हैं डिप्टी कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट पे अटैच होते हो जी तो आपके पास प्रॉपर तहसील नहीं होती है, जी आप सर। मजिस्ट्रेट नहीं होते हो, जी आप एज अ उप जिलाधिकारी काम करते हो। जो भी डीएम आपको कार्य सौंपता है, जी सर। आप डीएम के साथ रहते हो डिस्ट्रिक्ट में, जो भी वो आपको काम दे दें, जी जो कोई पोर्टल दे दें या कोई जांच दे दें या अपने साथ रखें, तो आप उस समय एज ए डिप्टी कलेक्टर काम करते हो। जी सर। लेकिन अगर आपको जब प्रॉपर तहसील अलॉट की जाती है जी तो आपको एज ए एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जी आपको मजिस्ट्रेट बनाकर भेजा जाता है। जी तो आप तहसील में रहते हो, जो मजिस्ट्रेट के अंदर वाली सारी पावर आप एक्सरसाइज करते हो। जी आप किसी को बाउंड कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो, पुलिस जी को डायरेक्शन दे सकते हो, जी मतलब आपके पास मजिस्ट्रियल पावर आ जाती है। जी सर। तो ये दोनों लगभग इक्विवेलेंट टर्म्स हैं। वो कभी आप डिप्टी कलेक्टर रहते हो, कभी आप एसडीएम रहते हो, जी लेकिन दोनों लगभग सेम नाम है। जी सर। सर यूपीपीसीएस के थ्रू जब हमारा सिलेक्शन होता है तो सर हम एसडीएम बनते हैं, सर डीएम बनने में सर कितना टाइम लगता है और सर क्या प्रोसीजर है उसके लिए? इसका कोई स्टैंडर्ड तो देखिए कुछ है नहीं, जी किसी को जल्दी टाइम मिल जाता है, किसी को देर में मिलता है। जी पर जहां तक एक मुझे रफ आइडिया है, जैसे कि आप एसडीएम बनते हो तो लगभग 4 बार साल में आप सिटी मजिस्ट्रेट बन जाते हो। जी सर। आप 7 to 8 ईयर्स में आप एडीएम बन जाते हो और लगभग 12 to 15 ईयर्स में आप डीएम बन सकते हो। जी सर। उसके बाद अगर आपकी उम्र कम है तो आप कमिश्नर या इवन सेक्रेटरी रैंक तक भी जा सकते हो। जी सर। सर एट लास्ट अगर आप अपनी तरफ से कुछ एस्पिरेंट को सर सजेस्ट करना चाहें तो सर प्लीज। बाकी चीजें आपने मुझसे पूछ ही ली, क्या क्या बोलना चाहिए। जी सर। सजेशन ये देना चाहूंगा कि जो भी आप कर रहे हो उस पे आप अपना फोकस लगा के रखिए, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी होती है। जी ये कई महीनों की नहीं, कई सालों की जर्नी होती है। तो कुछ महीनों के प्रयास में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो उससे आपको निराश नहीं होना है, आपको लगातार लगे रहना है, 1 साल 2 साल 3 साल, और एक बैकअप लेके चलना ही है। जैसे कि सबको पता है बैकअप बहुत जरूरी है। कोई फिक्स नहीं है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मुझे लगता है कि मैं यूपीएससी दूं तो मेरा प्रीलिम्स में निकले या निकल भी जाए, तो श्योरिटी नहीं कि अगर मेरे पास जॉब है, मैं एज एसडीएम काम कर रहा हूं तो मेरा फिर से एग्जाम निकल ही जाएगा। उसी बात की किसी को श्योरिटी नहीं है। तो कभी श्योर होकर नहीं चलना है, हमेशा एक बैकअप लेके चलना है। आप जो भी कर रहे हो उसके साइड में कुछ ना कुछ करते रहिए, पार्ट टाइम जॉब करिए। जैसे कि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने पार्ट टाइम जॉब ऐसे घर पे बैठे कर ली थी। मैं कॉपीज चेक करता था मेंस की, बच्चों की। तो कुछ इनकम उससे हो जाती है, तो खुद को भी अच्छा लगता है, आप खुद को सपोर्ट कर पाते हो जी सर। और लगता है कि हाँ कुछ अर्निंग हो रही है, कुछ कर रहे हैं। तो जी आप किसी को पढ़ा सकते हो या कुछ छोटे मोटे काम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जो आप मेन काम कर रहे हो उसको छोड़ कुछ और करने लगो। जी सर। मेन आपका वही काम होना चाहिए, उसके साथ में छोटा मोटा काम कर लो, कुछ बैकअप भी देख रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो अगर इसको करते रहो और लगातार जो आपका शेड्यूल इसको फॉलो करते हो तो एक ना एक दिन आप जरूर सफल हो जाओगे। जी सर। सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों सर ने जैसा कि हमें काफ़ी गाइड किया कि कैसे तैयारी करना है, सर का क्या रूटीन है, सर का क्या स्ट्रेटजी रहा, हमें बहुत कुछ इस वीडियो के थ्रू सीखने को मिला। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो कृपया कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई दे पाएँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।